हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमारा केमिस्ट्री का बेसिक क्लास शुरू हो चुका था। तो आज उसी का हम आगे क्लास करेंगे। केमिस्ट्री में कंपाउंड पर लेकर के चले थे, वहां पर से कंपाउंड से शुरुआत किए थे, कंपाउंड और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे। तो आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे। तो पहले उसको आगे पढ़ने से पहले मैं 5 मिनट का आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा तो पीछे जाकर के देखिए। और एक क्विक रिकॉल करवा दे रहा हूँ 5 मिनट में, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था, इसमें कंपाउंड से शुरुआत किया था। कंपाउंड से शुरुआत किया था। तो सबसे पहले कंपाउंड कहते किसे हैं? तो वैसे सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने हो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और वो किस रेशियो में? फिक्स्ड रेशियो में बना हुआ होगा। तो जो सब्सटेंस दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के फिक्स रेशियो में मिलकर के बना हो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड के बाद हमने पढ़ा था कि बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जो कंपाउंड केवल दो एलिमेंट से, मात्र दो एलिमेंट से मिलकर के बने हो उसे हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद हमने इसका टाइप्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने इसका दो टाइप पढ़ा था, और दोनों टाइप में से सबसे पहला टाइप था आयनिक कंपाउंड, और दूसरा टाइप हमने पढ़ा था इसका मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दूसरा टाइप मॉलिक्यूलर कंपाउंड पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको लिखाया था कि वैसे कंपाउंड जो आयंस से मिलकर के बने हो उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखाया था कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आयनिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने ये दूसरा पॉइंट लिखाया था। और इसके फॉर्मेशन के लिए आयनिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें आपको एक चीज नहीं समझ में आया होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड और इसके लिए जो मैंने लिखाया था कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये दोनों चीज आपको नहीं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अभी सिर्फ इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसके बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ना है। लेकिन इसका सिर्फ अभी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो आयनिक कंपाउंड के एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स जो लगता है वही फोर्स का नाम आयनिक बॉन्ड होता है। या फिर दूसरे प्रकार से आप इसको ये बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड को कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो इसके आगे दूसरा देखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट जो था आयनिक कंपाउंड का, तीसरा पॉइंट हमने लिखाया था कि जनरली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसके एक दो एक्सेप्शन, जो एक एक्सेप्शन मैंने लिखा दिया था उसमें अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का, ये एक्सेप्शन होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों के तीनों नॉन मेटल्स हैं। और इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिल करके बनते होंगे, लेकिन ये तीनों के तीनों नॉन मेटल्स यहाँ पर है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसीलिए एक्सेप्शन केस हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा, आयनिक कंपाउंड में जो हम पढ़े आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में इसका दूसरा भी नाम होता है। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है। तो ELECTROVALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है आयनिक बॉन्ड को, या फिर इसको पोलर बॉन्ड भी बोला जाता है। पोलर बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड कहिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए, या फिर पोलर बॉन्ड कहिए, ये तीनों के तीनों नाम इसके होते हैं। तो इसके बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में ये चीज हमने 3 पॉइंट्स पढ़ा था। ठीक। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि वैसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हो उसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हो उसे हम, जो कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हो उसे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं।
इसके लिए हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड को बनाने के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है उस बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या चीज होता है उसके बारे में जान लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तो दो डिफरेंट एटम्स के बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उससे कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक, तो दो डिफरेंट प्रकार अलग अलग प्रकार के एटम्स के बीच जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उस शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जानना है। कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके बारे में हमको 12th क्लास में पढ़ना है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब आगे हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी इसका नाम जान लीजिए, इसका डेफिनेशन जान लीजिए कि दो अलग अलग एटम्स के बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये था इसका डेफिनेशन। और तीसरा पॉइंट हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स, दो डिफरेंट नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके आगे का पॉइंट क्या पढ़ा था? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको EN से सिंबलाइज किया जाता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसके बारे में क्या पढ़े थे? कोई भी केमिकल बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी, उसके पास कैपेसिटी जो एटम के पास होता है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। किसी भी केमिकल बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, आपस में जो शेयर किया गया है इलेक्ट्रॉन, उसमें से अगर इसके पास खींचने का जो टेंडेंसी होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है एटम के पास, उसी को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसी को कहते हैं टेंडेंसी, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने लास्ट में कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे, 2-4 एग्जांपल देखे थे। जैसे कि हाइड्रोजन का देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.2 वैल्यू इसका 2.1 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.5। नाइट्रोजन का और क्लोरीन का एटलीस्ट सेम ही होता है, 3.0 यानी 3 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का हो जाता है 3.5। ऑक्सीजन का 3.5 पढ़ा था। और सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का कितना पढ़े थे हम इसमें? 4 पढ़े थे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सोडियम का 0.9 होता है। तो ये सब चीज होते हैं। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके ये वैल्यू काम देगा। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बनाएंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जब फार्मूला बनाएंगे तो इसमें ये चीज यूज होगा। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक हमने कल पढ़ा था और इसके आगे हमको आज पढ़ना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अभी हमको बस इतना ही जानना था। इसका हम जब केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ाएंगे, सबसे अंतिम चैप्टर पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चर्चा किया गया है कि कैसे ग्रुप या पीरियड के अनुसार इसका वैल्यू डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। ये सब चीज हम उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और ज्यादा डिटेल में 11th-12th में पढ़ना है। तो यहाँ तक हमने बात किया था और इसके आगे हमको आज बात करना है। तो इसके आगे बात करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट को, जैसे मैंने अभी बोला कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के नॉन मेटल्स से मिलकर के बनते हैं। तो बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि नॉन मेटल किसको कहेंगे, मेटल किसको पहचानेंगे। इसमें पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है, तो इसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, ये आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा था, क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 10th में भी पढ़िएगा, क्लास 11। लेकिन इस क्लास में अभी जो है
फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावे भी क्या चीज पढ़ना, इसका एक मेथड बता देते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा, KLM ये सब करने के लिए क्लास 9 में आपने सीखा है। तो इसी को हम आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए, अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आ जाए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर किन्हीं को डाउट है तो ये समझ लीजिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एज एग्जांपल जैसे कि कार्बन का ले लिए, इसका 6 होता है, तो KLM के अनुसार इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में 2 डालते हैं, उसके बाद जो बाकी बचा इसका टेंडेंसी होता है 8 तक लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन अब कितना बचा हमको, ये 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 और बाकी बचा 4, तो ये 4 हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में सबसे अंतिम वाला जो ऑर्बिट में है ना, उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस अंतिम वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका सबसे अंतिम वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3, इस तीनों में से कोई भी आ जाए, 1, 2 या 3 आ जाए, तो इसको हम रखते हैं मेटल के अंदर, इसको हम मेटल मानते हैं, ये हो जाता है मेटल, ठीक। यदि फिर कॉन्फ़िगरेशन करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7, 5 या 6 या 7 इस तीनों में से कोई आता है, तो वो जो होता है एलिमेंट वो नॉन मेटल होगा, तो वो नॉन मेटल होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 4 आ गया, तो 4 जब आता है तो इसको हम मेटोलॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। मेटोलॉइड्स कहने का मतलब कभी कभी ये कैरेक्टरिस्टिक मेटल का शो करेगा और कभी कभी ये नॉन मेटल का शो करेगा, तो इसीलिए हम मेटोलॉइड रखते हैं इसमें 4 अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। और अभी तुरंत हमने पढ़ा कि कार्बन का केस, कार्बन में क्या था कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो यहाँ पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 आ गया, तो लेकिन ये क्या मेटोलॉइड्स है जी, नहीं। यहीं पर एक एक्सेप्शन आता है, तो वो एक्सेप्शन क्या हो गया, तो एक्सेप्शन यहाँ पर कार्बन हो जाता है, इसका एक्सेप्शन हो गया कार्बन, ये आप याद रखिएगा, कार्बन एक्सेप्शन हो जाता है, ये मेटोलॉइड नहीं है, ये नॉन मेटल है। 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, लेकिन ये मेटोलॉइड नहीं होगा, ये एक्सेप्शन होता है और ये नॉन मेटल होता है कार्बन। उसके बाद देखते हैं बचा कौन सा, तो अब बचा है 8। तो यदि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है, 8 आ जाता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस उसी को बोलते हैं, उसके कैटेगरी में हम रखते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस, एक ही नाम है दोनों, ठीक है। तो नोबल गैस या इनर्ट गैस हो जाता है। लेकिन इसमें भी देखिए जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पर आता है ना, हीलियम, तो हीलियम का कितना होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही हो गया, तो क्या नोबल गैस ये नहीं होगा, ये नोबल गैस है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, और वो एक्सेप्शन क्या है, हीलियम है, लिख लीजिएगा, ये एक्सेप्शन हो जाता है हीलियम नोबल गैस के लिए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर नोबल गैस में लास्ट में 8 कंप्लीट हो जाता है, यानी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और एक यहाँ पर एक्सेप्शन में रह जाता है हीलियम, जिसका सिर्फ
दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्र 2 बचता है। अगर आपसे एक और इससे यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि नोबल गैस जो होते हैं वो क्यों रिएक्टिव ज्यादा नहीं होते हैं, व्हाई नोबल गैस इज नॉट रिएक्टिव। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है, जिसके कारण ऑक्टेट पूरा होने के कारण ये स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण ये रिएक्टिव नहीं होता है उतना। ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पर। तो ये लिख लीजिएगा अगर जिनको डाउट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 या 2 या 3 आ जाता है तो वो मेटल होगा, 5 या 6 या 7 आ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो नॉन मेटल होगा। याद रखिएगा हम यहाँ पर वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए और सबसे अंतिम वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो यदि 1 2 3 आ जाता है इस तीनों में से कोई तो वो मेटल होगा, 5 या 6 या 7 आएगा तो वो नॉन मेटल होगा, यदि 4 आता है तो वो मेटलॉइड्स होगा, कार्बन को छोड़ करके, कार्बन एक्सेप्शन में होता है और ये नॉन मेटल होता है, ये कार्बन जो होगा ये नॉन मेटल हो जाएगा। 8 जो होगा वो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है तो नोबल गैस होगा, इसमें भी एक्सेप्शन होता है हीलियम, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, फिर भी ये हीलियम जो है नोबल गैस होगा। तो यहाँ तक ये चीज इसको समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट जो होता है वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी सबसे पहले देख लेते हैं। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि वैलेंसी किसे कहते हैं, लेकिन अभी एक क्विक रिकॉल के तौर पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वैलेंसी किसको कहते हैं। वैलेंसी किसे कहते हैं, तो अभी तुरंत हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंसी भी उसी से रिलेटेड है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी, उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is called वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी बोला जाता है, कितने संख्या में प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितना बचता है उसी को वैलेंसी बोलेंगे। लेकिन आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ अगर 4 से ज्यादा हो जाए 5 6 7 8 तो वहां पर दूसरा रूल अप्लाई किया जाता है, वो डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। अगर किसी का 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो 7 इसका वैलेंसी नहीं होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो रूल क्या है कि यदि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 आ जाए, 1 2 3 या 4 आ जाए तो वो क्या होगा, उसका वही वैलेंसी होगा, वैलेंसी वही हो जाएगा। ठीक, ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा, भी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 इस चारों में से कोई भी आ जाए तो वैलेंसी सेम रहेगा, वही वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन यदि 5 6 7 या 8 आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि 8 से उसको घटा लेते हैं, इस डिजिट को 5 आ गया या 6 आ गया या 7 आया या 8 आ गया, उसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब जाकर के जो आंसर आता है वो हमारा होता है वैलेंसी, वो हमारा वैलेंसी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, क्लोरीन को ही ले लेते हैं। क्लोरीन का क्या चीज है, एटॉमिक नंबर कितना 17, क्लोरीन का 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 होगा 8 और लास्ट में 7। तो देखिए 2 8 7 हो गया ना, और यहाँ पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, 7 इलेक्ट्रॉन बच गया है लास्ट में। तो क्या इसका वैलेंसी 7 होगा, जी नहीं, इसका वैलेंसी 7 नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 8 में से इसको घटा लेते हैं, लिख दिया ना 5 6 7 या 8 में से
कोई भी आता है तो उसको 8 से घटा लिया जाता है। तो 8 - 7 इक्वल टू 1। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा लास्ट में क्या बच जाएगा, 8 में से घटाने पर 1, तो इसका 1 ही इसका वैलेंसी होगा, क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। तो वैलेंसी क्या चीज हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितनी भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो भी संख्या होती है किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन करने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, तो वही कहलाता है वैलेंसी। और वैलेंसी निकालने के लिए मेथड क्या है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 या 4 आ गया तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 या 4 आया तो सेम वैलेंसी होगा। लेकिन यदि 5 या 6 या 7 या 8 आ गया, 5, 6, 7, 8 में से अगर कोई आता है तो उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है, और बाद में जो बचेगा वो जो आंसर आएगा लास्ट में 8 में से घटाने के बाद, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। तो ये था हमारा वैलेंसी। अब इसके बाद देखते हैं एक टॉपिक, कोवैलेंसी किसे कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, समझ रहे होंगे सारे चीज। और वैलेंसी निकालने के लिए जो होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। जैसे कि KLM जो हो गया, K हो गया, L हो गया, M N, इस प्रकार से हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑर्बिट के नेम। तो किसमें कितना डाला जाता है यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएंगे ये चीज। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूला के अनुसार आप डाल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। n क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट। यानी कि देख लीजिए जैसे ये k कितना है, एक नंबर का सेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मात्र डाला जाएगा। l में देख लेते हैं, l कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 2 कितना हो गया 8। तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। m में देख लेते हैं, तो m कितना नंबर पर है, n का वैल्यू कितना, नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर का सेल है ये 3 नंबर का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 × 2 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। उसी प्रकार से n में देखिए 2 × कितने नंबर का ये इलेक्ट्रॉन है, तो 4 नंबर का है, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, तो इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रूल क्या होता है कि आप यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसके पास है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जो होता है ना 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। जैसे अभी तुरंत हमने एग्जांपल देखा था क्लोरीन का, कितना था 287, इसका क्या चीज पर है 287, तो यहाँ पर तो ठीक है कि यहाँ पर 2 इसका कंप्लीट हो गया, 8 इसका भी कंप्लीट हो गया, और लास्ट में इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी, तो यहाँ पर 7 से ही काम चल गया। लेकिन यहीं पर 20 नंबर का ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का ले लेते हैं, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, उसके बाद बचा कितना 10 और बचा हुआ है, तो क्या इसमें हम 10 बचा हुआ है तो 10 पूरा का पूरा 10 लिख देंगे, जी नहीं 10 नहीं लिखेंगे। भले इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे हम। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 से ज्यादा 18 की कैपेसिटी है, लेकिन इसमें 8 ही रखेंगे, और बचा कितना इसमें 2, तो लास्ट में क्या हो गया 2, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। ऐसे करके निकालते हैं। तो आगे देखते हैं कोवैलेंसी क्या होता है। कोवैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एटम का कितना इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी भी एटम का कितना इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं कोवैलेंसी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
which undergoes to participate by an atom, एटम के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या चीज बनाने के लिए, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसी को कहते हैं कोवैलेंसी। तो देख लीजिए क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of valence electron which undergoes to participate by an atom to form कोवैलेंट बॉन्ड। किसी भी एटम के द्वारा, देखिए क्या लिखे हैं, किसी भी एटम के द्वारा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को कहते हैं कोवैलेंसी कहते हैं। इसी को दूसरे अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो जितना इसके द्वारा शेयर किया गया इलेक्ट्रॉन वही ना हुआ, तो इसको दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम के द्वारा उसका कितना ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को कहते हैं कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी को दूसरे तरीका से क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गोज टू शेयर बाय एन एटम, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं आप। तो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है एटम के द्वारा उसी को कहते हैं कोवैलेंसी। इसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड के बनाने के लिए ना था, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए भी एक टर्म आता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी के इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम के द्वारा उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट या गेन करता है, उसी के संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसमें क्या था कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम काम करता था, लेकिन इसमें एटम जो है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए काम करेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी एटम अपना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन number of valence electron which is either lost या gained, या तो लॉस कर दिया गया या गेन कर लिया गया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज आइदर लॉस्ट या गेन बाय एन एटम टू फॉर्म, क्या चीज फॉर्म करने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। इज कॉल्ड क्या चीज, इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, यानी कि किसी भी एटम के द्वारा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाता है, उसी की संख्या को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, उसी की संख्या को। इसका दूसरा डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉस्ट या गेन से सिर्फ इससे रिलेटेड कि नंबर ऑफ लॉस्ट या गेन, लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, उसको ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ
लॉस्ट या गेन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉस्ट या गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं उसी को। तो ये चीज था हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर। आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे जरूर पूछा कीजिए। आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले टॉपिक जो होंगे वो हमारा होगा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, वो सब चीज बताएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं केमिकल फॉर्मूला के साथ। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।